हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज ये वीडियो जो है कोरियन मीडिया से है और कोरियन मीडिया का कहना है कि इंडिया नया लग्जरी आइटम्स का सेंटर बन चुका है। यहाँ पे लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी आइटम्स को कंज्यूम कर रहे हैं। लोग अभी सेविंग्स बचत के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लोगों के पास इतने पैसे आ गए हैं कि इंडिया अभी लग्जरी आइटम्स का नया सेंटर बन चुका है। तो चलिए देखते हैं कि कोरियन मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। और आप जो ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और कोरिया को जो पहचानते हैं, आप ऑलरेडी अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि इंडिया में लग्जरी आइटम्स यूज़ हो रहे हैं और इंडिया लग्जरी आइटम्स का नया सेंटर बन चुका है। ये बात तो कोरियन लोगों को हजम नहीं होगा और डेफिनेटली वो उसका जो जहर है वो कमेंट सेक्शन में उगल रहे होंगे। लेकिन मैं भी जो है किस तरीके से रिप्लाई देता हूँ, उस जहर को कैसे जहर से काटा जा सकता है और उनको उनके लहजे में ही कैसे मैं रिप्लाई करता हूँ। तो एनीवे पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद कॉमेंट सेक्शन में अच्छे से मैं उनका मजा लूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, iWave और मेरा चैनल SC म्यूजिक में अभी इंटीग्रेटेड वीडियोस अपलोड होंगे। मुझे SC म्यूजिक के लिए ऑलरेडी एक 8 लाख का इन्वेस्टर मिल चुका है, जो कि नए और छोटे इन्वेस्टर्स के जुड़ने के लिए और उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए एक ज्यादा फेवरेबल कंडीशन देगा। स्क्रीन पे लिखे गए प्रॉफिट मॉडल को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। डिटेल्स में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। 지난 10월 말 블룸버그 통신은 인도에서 1억 달러 자산가들의 소비가 अक्टूबर के अंत में ब्लूमबर्ग न्यूज ने बताया कि भारत लग्जरी गुड्स की कंजम्पशन का एक नया केंद्र बन गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में $100 मिलियन की संपत्ति वाले लोगों की कंजम्पशन काफी वृद्धि हो रही है। चीन के लगातार स्टैग्नेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ के जवाब में चीन ने हाल ही में बिलियनर क्लास के खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजर्स लागू किए हैं। विश्लेषण से पता चला कि जैसे जैसे उपभोक्ता खर्च करने के लिए अधिक इच्छुक होते जा रहे हैं, कंपनियां अपना ध्यान भारत पर हाईली कंसंट्रेट कर रही हैं। हाल ही में भारत का शेयर मार्केट लगातार बढ़ रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भारत एशिया में अगले लग्जरी कंजम्पशन हॉटस्पॉट के रूप में स्थापित हो रहा है। नाइट फ्रैंक के अनुसार $30 मिलियन से अधिक की टोटल एसेट्स वाले भारत के सुपर रिच लोगों की ग्रोथ रेट 39% है, जो चीन से आगे निकलकर एशिया में पहले स्थान पर है। ये ग्रोथ रेट नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से कहीं आगे है। भारत में हाई कंजम्पशन पोटेंशियल मिडिल क्लास और सुपर रिच क्लास के विकास के कारण दुनिया भर के कंपनी भारत की ओर आकर्षित हो रही है। नवंबर की शुरुआत में मुंबई में पहला लग्जरी शॉपिंग सेंटर जियो वर्ल्ड प्लाजा खुला। 20,000 प्योंग के इस शॉपिंग मॉल में बलेंसियागा, सेंट लोरान और वर्साचे जैसी कंपनियां मौजूद हैं। ऐसे ही 60 से ज्यादा ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स जैसे स्टोर चर्चा का विषय बने। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भी अप्रैल में मुंबई, नई दिल्ली में अपना पहला एप्पल स्टोर खोला था। उस समय एप्पल के CEO टिम कुक ने पर्सनली ओपनिंग सेरेमनी में भाग लिया और भारतीय बाजार के महत्व पर जोर दिया। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां बड़े कंज्यूमर मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर बड़ी कंपनियां भारत पर ध्यान क्यों केंद्रित कर रहे हैं? 집중하는 이유는 무엇일까요? 안녕하세요. 저는 이승원이고요. हेलो, आई एम सिंगवन ली। आज हम भारत पर करीब से नजर डालेंगे। 인도는 최근 भारत पिछले 10 वर्षों से 6% की एवरेज एनुअल रेट से ग्रो कर रहा है। एज अ रिजल्ट जीडीपी रैंकिंग 1992 में 15वें स्थान से बढ़कर 2012 में 11वें स्थान पर पहुंच गई। विशेष रूप से 10 साल बाद 2022 में इसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, जो एक कॉलोनियल पावर थी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी। भारत की अर्थव्यवस्था इस साल भी आशावादी नजर आ रही है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने अक्टूबर में इस साल और अगले साल के लिए 6.3% जीडीपी वृद्धि की भविष्यवाणी की थी। ये फिगर पिछली घोषणा के विपरीत है, जिसमें अगले साल के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को 0.1% कम करके 2.9% प्रो होने का अनुमान लगाया गया था। अगस्त में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड M+ ने भविष्यवाणी की थी कि 2031 तक विश्व की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 6.7% होगी। 간 바 있습니다. 세계 곳곳이 고유가, 고금리, 고물가 이처럼 3고 현상으로 신음하고 있는 दुनिया भर में तेल की ऊंची कीमतों, हाई इंटरेस्ट रेट्स और हाई इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन भारत पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पर इसका कोई खास असर नहीं है। हम आर्थिक विकास की गति पर करीब से नजर रख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भविष्यवाणी की है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इन एडिशन भारत का इकोनॉमिक साइज और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में इसकी हिस्सेदारी 2031 में 2 गुने से भी अधिक हो जाएगी।
भारत की अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण उसकी जनसंख्या है। इस वर्ष भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। यूएन पॉपुलेशन फंड के अनुसार भारत की टोटल पॉपुलेशन 1.42862 बिलियन है, जो चीन से भी अधिक है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.668 बिलियन हो जाएगी। दूसरी ओर उसी वर्ष तक चीन की जनसंख्या घटकर 1.317 बिलियन हो जाने का अनुमान लगाया गया था। 10만 명으로 줄어들 것이라고 예측했었죠. महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वहाँ बड़ी आबादी है, बल्कि महत्वपूर्ण बात ये है कि वहाँ बड़ी युवा आबादी है। भारत की ग्रोथ रिस्पांस पॉपुलेशन के अनुसार काम करने में सक्षम युवा कुल आबादी का 68% है। आबादी की उम्र 28 साल है, जो चीन और वियतनाम की तुलना में बहुत बड़ा अंतर है। एशियाई देशों में सबसे युवा कार्यबल भारत में है। भारत की जनसंख्या लेबर फोर्स के रूप में काम करती है, जो अर्थव्यवस्था को रिवाइटलाइज करती है, नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है तथा भारत में लोगों की संख्या बढ़ने से देश के लोगों को चीजें खरीदने के लिए एनकरेज करके अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलती है। 성장시킬 수 इसके अलावा यहाँ वास्तविक मजदूरी लगभग $400 प्रति माह है, जो चीन और वियतनाम की तुलना में कम है तथा यहाँ 100 मिलियन से अधिक लोग अंग्रेजी बोलते हैं। 글로벌 ग्लोबल कंपनियां नई तकनीक का उपयोग करने को लेकर उत्साहित हैं और भारत सरकार नए नियम बनाकर व्यवसायों को बढ़ने में मदद कर रही है। 2014 में पदभार ग्रहण करने के ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया लाइफ नामक एक आर्थिक विकास नीति की घोषणा की, जो मैन्युफैक्चरिंग को एक व्यवसाय बना देगी। इसका लक्ष्य सेवाओं पर निर्भरता से हटकर रोजगार पैदा करके और जेजू वर्गों को गहन रूप से बढ़ावा देकर भारत को एक ग्लोबल फैक्ट्री में डेवलप करना है, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय आय बढ़ाने, कंजम्पशन को स्टिमुलेट करने और इंपोर्ट करने वाले देश से एक्सपोर्ट करने वाले देश में बदलने के लिए रोजगार पैदा करना और उत्पादन क्षमता को सुरक्षित करना है। उदाहरण के लिए 2015 में स्टार्टअप्स को रिविटलाइज करने के लिए, कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भारत में विभिन्न समर्थन नीतियां स्थापित की गईं। एज अ रिजल्ट बड़ी संख्या में अनलिस्टेड स्टार्टअप, सो कॉल्ड यूनिकॉर्न कंपनियां बनाई गईं, where the corporate value of these so-called unicorn companies over 1 trillion won। और यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के बाद भारत में स्थापित की गई ये सो कॉल्ड कंपनियां से एक दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हैं। सबसे बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न कंपनियां बढ़ने में सक्षम थीं। इसके अलावा अमेरिका चीन कॉन्फ्लिक्ट और कोविड-19 महामारी के कारण विदेशी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा, खासकर चीनी गवर्नमेंट की जीरो कोरोना पॉलिसी के कारण। और पोस्ट कोरोना चाइनीज ट्रेंड से भारत का भी फायदा हुआ। इसका एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल एप्पल। चीन में प्रोडक्ट प्रोडक्शन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए हम हाल के वर्षों में भारत और वियतनाम जैसे देशों में उत्पादन में डाइवर्सिटी लाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश आईफोन अभी भी चीन में उत्पादित किए जाते हैं, लेकिन भारत में उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो मार्च के अंत तक कुल उत्पादन का 7% था। जनवरी में एप्पल ने भारत में आईफोन उत्पादन को 25% तक बढ़ाने की योजना की घोषणा की। एक प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले साल पश्चिमी कंपनियों द्वारा उत्पादन आधार बनाने जैसे सो कॉल्ड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स में 2021 की तुलना में 4 गुना वृद्धि हुई है। 발생했다고 전했습니다. 세계에서 가장 빠르게 성장한 भारत सबसे तेजी से बढ़ रहा है और चीन की तरह अगले बड़े देश के रूप में पहचाना जाने लगा है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि भारत को चीन की जगह लेने के लिए पहले कई समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है। एक बड़ी समस्या ये है कि वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए सफिशिएंट जॉब्स नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर्याप्त कारखाने और अन्य स्थान नहीं है जहाँ चीजें बनाई जाती हैं और बहुत सारी जॉब्स पैदा होती हैं। हालांकि सरकार मदद करने की कोशिश कर रही है, 문제에서 제조업이 차지하는 लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था का केवल 17% है, जो चीन की तुलना में बहुत कम है। वेरी पुअर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आर्थिक विकास को रोक रहा है। केवल 5% हाईवेज हैं और 40% अनपेव्ड हैं। न केवल ये एक सड़क है, बल्कि भारतीय रेलवे स्मॉल कार्गो ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देता है, इसलिए स्लो स्पीड को भी एक समस्या के रूप में इंगित किया जाता है। चीन की हाई स्पीड रेलवे अधिकतम 220 माइल पर आवर की गति तक पहुंचती है, लेकिन भारत में अधिकांश इंजन केवल 80 माइल पर आवर की यात्रा करते हैं। यही कारण है कि माल ट्रांसपोर्टेशन रोड परिवहन पे कंसंट्रेटेड है। 밀리는 이유입니다. रेलवे को सबसे महंगा माना जाता है। लो लेबर कॉस्ट्स और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यापक रूप से विचार करने पर
भारत के फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी का प्रभाव केवल 5% पाया गया। इंपोर्ट ट्रेड को भी विदेशी कंपनियों के लिए अपना कारोबार छोड़ने में एक बड़ी बाधा माना जाता है। 2021 तक भारत की टैरिफ रेट 18% है, जो एशियाई देशों में सबसे अधिक है, और कई विस्तृत मदें और कॉम्प्लेक्स टैक्स रेट कैलकुलेशंस कंपनियों के साथ साथ स्थानीय सरकारों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदेशी कंपनियों के लिए देश में प्रवेश करना काफी मुश्किल है, क्योंकि सरकार का अधिकार मजबूत है और प्रत्येक राज्य में कानून अलग अलग हैं। अमेरिकन लॉजिस्टिक कंपनी अमेज़न ने पिछले साल भारत में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से हाथ खींच लिया था, क्योंकि इसमें एक्सेसिव रेगुलेशंस थे, जैसे कि एक निश्चित स्तर की बाजार हिस्सेदारी की अनुमति नहीं देना। अमीर और गरीब के बीच की खाई और जाति व्यवस्था भी है, जिन्हें इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं के रूप में बताया गया है। 카스트 문제도 있습니다. 인도 헌법은 카스트 간 차별을 금지하고 있지만 여전히 카스트 제도는 사회 전반에 영향을 미치고 있죠. हालांकि भारत की ओवरऑल जीडीपी दुनिया में 5वें स्थान पर है, लेकिन इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश से भी कम है, जो $2,390 है। भारत में अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी व्यापक अंतर है। 공급받지 못하고 있습니다. 세계 सोडक 불평등 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनकम इनइक्वालिटी डेटाबेस, भारत के सबसे गरीब 50% लोगों को उनकी आय का 13% मिलता है, जबकि शंघाई के सबसे अमीर 10% लोगों को उनकी आय का 57% मिलता है। इंटरनेशनल रिलीफ एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफार की एक रिपोर्ट के अनुसार भी भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आय का अंतर और भी अधिक बढ़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार शहरी आबादी का 10% गरीब है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 50% से अधिक है। शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बीच इनकम गैप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और एजुकेशन गैप से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास शहरों के लोगों की तुलना में उतने रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी नहीं है। इससे एक ऐसा चक्र बन सकता है जहां उनके लिए गरीबी से बच पाना मुश्किल हो जाता है। भारत को अगला चीन बनने के लिए प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, रेगुलेशंस, इनइक्वालिटी और अमीर और गरीब में सुधार करना होगा। कई बाधाओं को दूर करना होगा, जैसे कि ब्रिजिंग द गैप। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का अनुमान है कि इंडियन इकोनॉमी काफी तेज गति से बढ़ेगी और अगले 54 वर्षों में ग्लोबल इकोनॉमी में इसका योगदान बढ़ेगा। इंटरनेशनल सिचुएशन और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण भारत का स्टेटस पहले से काफी ऊंचा है। सब कुछ बढ़ रहा है। इतनी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बनाए रखने के लिए ऊपर बताई गई समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा खुद को दुनिया की फैक्ट्री के रूप में स्थापित करने के लिए इंडिया को जल्द से जल्द चीन को कैच अप करना होगा, जो फिर से आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्या आर्थिक वृद्धि की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए उस स्थिति को हासिल करना संभव होगा? 있을까요? 월드 클로저 이승원이었습니다. तो सबसे पहले यूजर DB2 ने लिखा है कि पहली बात तो ये है कि इंडिया की जो ये 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, ये एक मेजर ऑब्स्टेकल है। तो इस 1.5 बिलियन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ बिग कोरियन कंपनीज जैसे कि सैमसंग, हुंडई, इन सब की जरूरत है। लेकिन इंडिया की जैसे कैपेबिलिटी है, उससे उतने बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इसीलिए सब बोलते हैं कि इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट और पूरे तरीके से खुद की फैक्ट्रीज, खुद की कंपनीज होना चाहिए। नहीं तो आजकल ये पिद्दी से देश कोरिया भी इंडिया को बोल रहे हैं कि सैमसंग और हुंडई जो है इंडियन लोगों को खिलाएगा। अबे तू पहले अपने देश के लोग खिला। अपने देश के लोग को तो फीड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जीरो फिगर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे लड़कियां जो है इनके एक तो मतलब 50% पॉपुलेशन, पतली पतली लड़कियां भी बोल रहे हैं कि वो डाइट पे है, और फिर लड़की कम वो कंकाल जैसे ज्यादा लगती है। तो इंडिया में लोग अगर वो कमाता भी नहीं है तो भी लंगर में जाके भी अगर खाए ना तो भी इससे अच्छा सेहत बनेगा। इसलिए हमारे देश को छोड़ और अपने देश के लोगों को खिला जाके। उसके बाद हॉकमैन 8596 ने लिखा है, इंडिया कैन सरपास द इकोनॉमिक साइज ऑफ जर्मनी एंड जापान इवन इफ इंडिया जस्ट स्टैंड स्टिल इन इज सेम पोजीशन। अगर इंडिया अभी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन को ही मेंटेन करे, उस पोजीशन पे ही स्टैंड स्टिल रहे, तब भी इंडिया जापान को और जर्मनी को इकोनॉमिक साइज के मैटर में जर्मनी और जापान को ओवरटेक कर जाएंगे। दिस इज बिकॉज जर्मनी एंड जापान हैव बीन रैपिडली श्रिंकिंग इकोनॉमिकली रिसेंटली। उसके बाद यूजर PC9 ने लिखा है कि अगर इंडिया की पर कैपिटा GDP चाइना की ही तरह $12,000 हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा,
क्या इंडिया उस लेवल की प्रोडक्ट कंजम्पशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन झेल पाएगा? जिसके रिप्लाई में यूजर डीबी ने लिखा है कि इंडिया ने डिसाइसिवली अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। पर कैपिटा जीडीपी 10,001 तक भी नहीं पहुंचेगा। उसके बाद वीकेंड डॉट 8433 ने लिखा है कि यूएसए का अल्टीमेट गोल यह है कि इंडिया को डॉलर कंज्यूम कराना और इंडिया को चाइना के साथ कंपीट कराना एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। लेकिन जो चीज अभी यूएसए की प्रायोरिटी है वो ये है, यूएसए चाइना को चेक में रखना चाहता है बाय प्रोवाइडिंग द मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंडिया। और चाइना को चेक में रखने के साथ साथ इंडिया में उस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा यूएसए खुद भी उठाएगा और उसमें अपना हिस्सेदारी रखेगा बाय एनी मीन्स नेसेसरी। लेकिन एक बात ऑलरेडी सुनने को मिल रही है कि यूएसए सिर्फ सिंपल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में ही इंडिया को चाइना से फियर्सली कंपीट कराना चाहते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है की और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज की इन क्रिटिकल फील्ड्स, तो वहां पे यूएसए इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होने देना चाहता है। जैसे कि सेमीकंडक्टर फील्ड, यूएसए नहीं चाहता कि ऐसे पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, इसीलिए वो अपने इन्फ्लुएंस से इंडिया को छोड़ के यूएसए में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने की तैयारी कर रहा है। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। यूएसए जिस तरह का देश है, तो इतना जो बड़ा बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की डील इंडिया में होना था जो कि कैंसिल हुआ लास्ट मोमेंट में, इसके पीछे यूएसए का भी हाथ हो सकता है। ताइवान बीइंग अ वेसल स्टेट ऑफ यूएसए, पूरे तरीके से ये पॉसिबल है कि ये ताइवान और इंडिया के बीच जो सेमीकंडक्टर का डील होना था वो यूएसए ने ही कैंसिल कराया है। उसके बाद यूजर डब्ल्यूबी ने लिखा है कि हालांकि इंडिया में कई सारे प्रॉब्लम्स है, बट एट द सेम टाइम देयर इज एम्पल पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड्स फैक्ट्री। तो इसीलिए इंडिया में इन्वेस्ट करना अभी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जिस लिली जोटबैब ने लिखा है कि इंडिया हैज लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन बट द फाउंडेशन ऑफ इंडिया इज नॉट स्ट्रांग, इट विल बी डिफिकल्ट टू ओवरकम चाइना। उसके बाद यूजर एलजेड ने लिखा है कि अगर आप इंडिया को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इंडिया अभी जिस पोजीशन पे है इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा ग्रो करता है तो इंडिया बहुत बुरी तरीके से दूसरे देशों को चाइना की ही तरह बुली करेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि कोई अगर वगर की बात नहीं है, इंडिया अभी यहां से थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। और जिन देश को हम बुली करेंगे, वैसे तो कोई भी अच्छे देश का इंडिया बुली नहीं करेगा, इंडिया सिर्फ उसी देश का बुली करेगा जो दूसरे देशों की बुली करते हैं। तो इंडिया जब ग्रो करेगा, सबसे पहला जो नंबर होगा, जिस देश का नंबर आएगा बुलिंग लिस्ट में, वो साउथ कोरिया ही होगा। इंडिया के कुछ निब्बिया साउथ कोरिया को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और वो क्लब वाला इंसिडेंट जो हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट अलाउड, तो वो बोलते हैं कि कुछ इंडियन वहाँ पे जाके बदतमीजी किया था, क्लब में जाके इंडिया पाकिस्तान की कोई लड़ाई हुई थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोर्ड लगाया है। तो उस सिर्फ एक घटना के बेसिस पे मैं ये वीडियो साउथ कोरिया के खिलाफ जो भी है वो मैं नहीं बनाता। मेरे पास दूसरे कई सारे एविडेंसेस है, कमेंट्स से, लोगों के ओवरऑल जो बिहेवियर से। वो रेसिस्ट होना एक दूसरी बात है कि रेसिस्ट होना, होमोफोबिक होना, कि चलो फिर भी वहाँ पे 1% हम समझ सकते हैं कि अपने देश में दूसरे लोग आ रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज हो सकते हैं या फिर नौकरी ले जा सकते हैं, तो वहाँ पे फिर भी हम जो फियर है वो हम समझ सकते हैं, होमोफोबिया वो हम समझ सकते हैं। लेकिन जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम कोरियन है मतलब हम दूसरों से सुपीरियर है, सिर्फ इंडियन से ही नहीं, वियतनाम, दूसरे फिलीपींस, इन सब के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा रेसिज्म होता है साउथ कोरिया में। और सिर्फ रेसिज्म कहना गलत होगा, ये सुपर मतलब वाइट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे होता है, तो ये उनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम कोरियन हैं, हम साउथ कोरियन हैं मतलब हम दूसरों से सुपीरियर है। वो चीज़ मुझे एकदम भी टॉलरेट नहीं होता है। वैसे ये सिर्फ 2 दिन की ही चांदनी थी। कुछ टाइम के लिए के ड्रामा बहुत पॉपुलर हो गया था और उस टाइम में जेन्युइनली अच्छे ड्रामाज बनते थे, तो बहुत सारे देशों के लोगों ने इतना पसंद किया वो कि ये लोग जो है ड्रामा किसी और ने बनाया, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन के कई सारे फुकरे आदमी जो है ना खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहे थे, खुद को सुपीरियर समझ रहे थे, लेकिन अभी क्वालिटी में कुछ रखा नहीं है। पिछले बहुत दिनों से मैंने एक भी के ड्रामा नहीं देखा कि अभी वो बात ही नहीं रहा। स्क्विड गेम ने पूरे तरीके से के ड्रामा को बर्बाद करके रख दिया। स्क्विड गेम एक बार जब वेस्टर्न ऑडियंस से उनको सक्सेस मिला तो वो अपने देश के एशियन कल्चर की जो खासियत होता है वो भूल के पूरा वेस्ट को कॉपी करने लगे, जिससे कि उनके ड्रामा में जो यूनिक बात थी, लोगों में अच्छा कैरेक्टर था, बहुत कंजर्वेटिव टाइप दिखाते थे कि हाँ बहुत विद वैल्यूज, डिग्निटी, ये सब था। अभी वो सेम स्लटी कल्चर जो वेस्ट का है वही कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलता है साउथ कोरियन ड्रामा में भी, और वही वोक कल्चर, वही स्लटी कैरेक्टर्स। तो लोग अच्छे कैरेक्टर देखने, एक अच्छा विथ मॉरल वैल्यूज, ये सब देखने के लिए के ड्रामास के जो कोर ऑडियंस थे, जो ये सब वैल्यूज देखने, ये अच्छी चीज, अच्छे कैरेक्टर्स देखने, के ड्रामा को देखने के लिए आते थे, वो मेन चार्म जो था के ड्रामास का वही उन्होंने गवा दिया। दिस सो स्टूपिड ऑफ देम, मतलब लोगों को वेस्ट को कॉपी करने के लिए उन्होंने अपने खासियत, अपने स्पेशलिटी को ही
पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, इसीलिए के ड्रामा की पॉपुलैरिटी अभी बहुत घट चुका है। तो अभी कोरियंस की मतलब अब कभी भी औकात नहीं था, अभी तो और भी कोरियंस को रियलाइज़ होगा कि वो कुछ खास नहीं है। तो के ड्रामा के सक्सेस को लेके ये जो फुकरे खुद को हीरो समझ रहे थे, उनको भी अभी अपना असली औकात मालूम हो जाएगा। उसके बाद यूजर PL5 ने कमेंट किया कि आदि अनंत काल से इंडिया और चाइना दुनिया की आधे से भी ज्यादा GDP उनके पास ही था फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, और आज एक बार फिर से वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रहा है एंड वी आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक टू द सेम टाइम्स। उसके बाद योंग 63630 ने कमेंट किया कि जो लोग इंडिया में गए हैं और इंडिया को अच्छे से समझते हैं वो ये जानते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली कभी भी चाइना की तरह ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया में ऊंचे वर्ग के लोग जो कि अमीर होते हैं वो खुद ये चाहते हैं कि उनका देश गरीब रहे, और ये इंश्योर करते हैं कि इंडिया के मिडिल क्लास और गरीब लोग कभी भी उनके लेवल पे ना आए। बात तो वैसे सही है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ इंडिया के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, दुनिया के सारे देश में ही ये चीज़ होता है। और वी एज कॉमन पीपल हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसको वोट देना है, जिससे हमें बेसिकली सरकार से अच्छे काम एक्सट्रैक्ट करना है। कोई भी सरकार लोगों का सगा नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे सरकार किसी ना किसी तरीके से लोगों से पैसे एक्सट्रैक्ट करना वही उनका मोटो है, बट हमारा ये मोटो होना चाहिए कि हम अगर टैक्स दे रहे हैं, हम अगर पैसा दे रहे हैं, तो उसका अल्टीमेट बेस्ट सर्विस हमको मिलना चाहिए, नहीं तो हम किसी और को वोट करेंगे। वो डर हर सरकार के अंदर होना चाहिए कि अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो हम किसी और को वोट करेंगे। ये एक रिलेशन की तरह है। मैक्सिमम रिलेशन में आप देखेंगे जब एक पार्टनर बहुत ज़्यादा ही इंक्लाइन हो जाता है और दूसरा पार्टनर उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो सोचते हैं कुछ भी करेंगे ये तो हमसे ब्रेकअप करेंगे नहीं, ये तो हमको छोड़ के जाएंगे नहीं, तो दूसरा पार्टनर जो है बहुत ही खराब तरीके से बहुत ही घटिया बिहेव करते हैं। एट द सेम टाइम जब दूसरे पार्टनर को पता होता है कि उनके पास दूसरे ऑप्शन भी है, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए वो ऑप्शन, हमेशा दूर रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये भी चीज़ है कि उनको फॉर ग्रांटेड कभी भी नहीं लेना चाहिए। अपने आप को फॉर ग्रांटेड किसी को भी मत लेने देना, क्योंकि जब भी आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले लेता है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, 100% टाइम तो नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो फिर बहुत खराब बिहेव करना शुरू कर देता है जब उनको पता होता है कि कुछ भी करो उसके पास तो दूसरे ऑप्शन सिलेक्ट करने की एबिलिटी ही नहीं है। सिमिलरली जब एक गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि मैं कुछ भी करूं लोग तो मुझे ही वोट देंगे, तो भी वो डेंजरस होता है। तो एक सरकार को हमेशा ऑन द एज हमें रखना चाहिए कि कुछ इधर उधर हुआ, अगर आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ इंडिया वाला चीज़ नहीं है, ये हर देश में ही हो रहा है। नोपेट्सनो ने लिखा है कि जो लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म एक कास्ट बेस्ड रिलीजन है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पहले आप ठीक से नॉलेज गेन कीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिए। कोई भी हिंदू टेक्स्ट कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में नहीं कहा है। यह ऊंच नीच कास्ट सिस्टम इंडिया में तब लाया गया था जब ब्रिटिश ने हमें कॉलोनाइज किया था। ब्रिटिश कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ली वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने इंडियन सोसाइटी में ऊंचे और नीचे कास्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया और कास्ट के बेसिस पे इंडियन लोगों को डिवाइड किया। इंडिया की हिस्ट्री 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बहुत सारे ग्रीक, रोमन और चाइनीज हिस्टोरियंस इंडिया को विजिट कर चुके हैं। उन्होंने इंडिया में कई अलग अलग लाइफस्टाइल्स का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कभी भी कोई जिक्र नहीं किया। वैसे ये जो कह रहे हैं वो तो उसमें से डेफिनेटली 90% ट्रूथ तो है। ब्रिटिश तरह तरह के रिलीजियन, कास्ट और जितने भी तरीके से हो सकता था इंडिया को डिवाइड किया। ऑब्वियसली इतना बड़ा पॉपुलेशन को रूल करना उनके लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होता। उनका जितना भी मॉडर्न टेक्निक है, इंडियन लोग सिर्फ हाथों से अगर लड़ाई करते तो भी वो आसानी से ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे। तो द ओनली वे द ब्रिटिशर्स वेर एबल टू रूल इंडिया वॉज बाय डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। लेकिन एट द सेम टाइम महाभारत में भी कर्ण के खिलाफ जो है सूतपुत्र, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था, महाभारत के टाइम से ही वो हमें देखने को मिला था, एक झलक देखने को मिला था। मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, कोई ना कोई अधर्मी व्यक्ति ने उस जमाने में भी, उस टाइम पे भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का इंट्रोडक्शन किया था। बीच में शायद वो गायब हो गया था। श्री कृष्ण ने कर्ण को जो समझाया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ हुआ था उनको उन्हें जो है एक अवसर में बदल देना चाहिए था और उनको एक मिसाल, एक एग्जाम्पल के तौर पे खुद को प्रतिष्ठा करना चाहिए था, जिससे जो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं जो भी डिस्क्रिमिनेटेड होते थे उस टाइम, जिनको अस्त्र विद्या का अध्ययन जो है नहीं करने दिया जाता था, तो कर्ण उनके लिए एग्जाम्पल बन सकते थे। तो शायद उसके बाद वो चीज़ बहुत हद तक गायब हो गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो चीज़ दोबारा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और फिर से इंडियन सोसाइटी को कास्ट सिस्टम के बेसिस पे बांट दिया। लेकिन जिस चीज़ में मुझे पूरा नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में कन्विक्शन के साथ तो नहीं बोलता हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या सिर्फ ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सप्लॉइट किया, ब्रिटिशर्स ने ऊंच नीच कास्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया, या फिर बहुत पहले के टाइम पे ही जो है
करने के टाइम वहाँ पे हमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था। और रही बात अब के ज़माने में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, अभी भी कुछ लोग ऊंचे नीचे कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है और इसमें एक मेजर रोल द सो कॉल्ड ऊंचे कास्ट को निभाना चाहिए कि वो खुद को, बहुत सारे मैंने देखा है, मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ और बहुत सारे ब्राह्मण को मैंने देखा है कि वो अलग से ही खुद को ऊपर समझते हैं दूसरे कास्ट के। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मुझे अब भी याद है कि मैं जहाँ पे डांस क्लास लेता था तो वहाँ पे एक लड़की का जो पिता थे, उनके घर के गृह प्रवेश का एक अनुष्ठान था वहाँ पे, और उन्होंने मुझे बुलाया था एज अ गेस्ट और मैं गया था। बाद में मुझे पता चला कि मैं एक ब्राह्मण था, इसीलिए उन्होंने अपने घर के अनुष्ठान में जो है, हालांकि खास कोई जान पहचान नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ दिनों की जान पहचान से ही उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि उनकी गृहस्थी का एक हवन योग्य टाइप होने वाला था और वहाँ पे उन्होंने खास मुझे एज ए गेस्ट बुलाया। और मुझे सबसे बुरा तब लगा जब मेरे पैर छुके, इतने बड़े लोग, मुझसे उम्र में वो काफ़ी बड़े थे, और अचानक से वो मेरे पैर छुए और ये बोला कि, मैं तो हट गया, लेकिन उन्होंने बोला कि ये ट्रेडिशन है, ये कल्चर है। तो मैंने बोला कि ऐसे ट्रेडिशन कल्चर मैं नहीं मानता और आप मुझसे बड़े हैं उम्र में, तो आप ये जो आप मेरे पैर छू रहे हैं ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा एक बातचीत हुआ था। तो और लोग थोड़ा वहाँ पे अजीब सोच रहे थे कि किस टाइप का ब्राह्मण है ये जो ऐसे बातें बोल रहा था। बट मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। एज अ ब्राह्मण मैं कभी भी दूसरे कास्ट से खुद को ऊपर नहीं समझता और कोई वो फीलिंग आती ही नहीं मेरे अंदर। और ऐसे सारे कास्ट के जो सो कॉल्ड ऊंचे कास्ट के माने जाते हैं, उनको आगे आके ऐसे इक्वलिटी चीज़ जो है करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो लोग भी फिर इक्वल फील करेंगे और ऐसा एक फीलिंग सबके अंदर आएगा कि कास्ट में कोई ऊंच नीच होता ही नहीं है और कास्ट लोग खुद चुनते हैं उनके कर्मों से, ना कि उनके हेरिडिटी से। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।